तो आज जो है हम बिहार बोर्ड के 2019 के पेपर के फिजिक्स का डिस्कशन देखेंगे। तो इसमें सेक्शन ए जो था बिहार बोर्ड के 2019 फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सेक्शन ए था जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। तो इसका पहला सवाल देखिए क्या था, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट रखते हैं एंड द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, और रेसिस्टेंस को आधा कर देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी हाफ। अगर मतलब मान के चलिए कोई रेसिस्टेंस आर है, इसको आप ई पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगा के रखे हैं, ई और ये आर। अब अगर आप क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को तो कांस्टेंट रखते हैं और रेसिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, आर से R/2 कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप फिक्स रखते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो अगर इसमें H प्रोड्यूस हुआ, मतलब पहला ऑप्शन है हाफ, यानी कि अगर इसमें H प्रोड्यूस होता है तो क्या इसमें H/2 अगर होगा, अगर इसमें H/2 हो रहा हो तो ए ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें H प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें 2H प्रोड्यूस हो रहा है तो डबल होगा आंसर। 4 टाइम्स कब होगा, जब इसमें H हो और इसमें 4H हो। डी सेम है, अगर इसमें H हो इसमें भी H हो तो क्या कहेंगे, सेम कहेंगे, डी ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहली बात, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो इसके क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, मतलब V²। इसमें हीट अगर H प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या लिखेंगे, V²/R इंटू टी, किसी टाइम टी में, तो ये बराबर होगा E²। भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E, तो V की जगह पे E पुट करेंगे तो E²/R इंटू टी, इतना होगा हीट प्रोड्यूस पहले केस में। तो पहले केस में तो इतना होगा हीट प्रोड्यूस, इसको अगर मैं पहला केस कहूँ तो ये पहला इक्वेशन है। तो दूसरे केस में देखिए हीट प्रोड्यूस कितना होगा, दूसरे केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको मैं मान लेता हूँ H1 मान लिया। तो ये H1 कितना के बराबर होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन इसका रेसिस्टेंस। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E, तो E का स्क्वायर, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, R/2। तो देखिए ये कितना हो गया, 2E²/R। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2E²/R। और ये देखिए ये जो E²/R है ये पहले केस में हीट प्रोड्यूस्ड है, E²/R इंटू टी, टाइम टी में इतना होगा। तो ये जो है पहले केस में हीट प्रोड्यूस्ड E²/R इंटू टी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स H लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स H लिख सकता हूँ, ये 2 टाइम्स H लिख सकता हूँ। तो देखिए अगर इसमें H प्रोड्यूस हुआ तो इसमें कितना प्रोड्यूस हो गया, 2H, यानी कि दुगुना हो गया हीट प्रोड्यूस। तो डबल जो है इसका आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ हूँ, इसमें है द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। LR सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर पावर मतलब AC सर्किट में R में जो करंट होता है और जो L में करंट होता है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 का। तो बताइए किसी भी LR सर्किट में L का XL, मतलब L का रिएक्टेंस कितना होता है, ω/L होता है, और R तो R ही होगा। तो बताइए तो इसका नेट रेसिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसको वेक्टर के रूप में देखूँ तो नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, इसको पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे। तो पैरेललोग्राम से लॉ से जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का लाइन आ गया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो पावर फैक्टर इस cos फाई को कहते हैं, किसको कहते हैं, अगर ये एंगल फाई है और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला लाइन है, ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस दे रहा है, तो cos फाई ही क्या होता है, पावर फैक्टर। तो cos फाई का वैल्यू निकालना है। तो बताइए अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूं, ये ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रेंगल में cos थीटा कितना होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस तो ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका और इसका इक्विवेलेंट यही है। तो इसको अगर मैं R इक्विवेलेंट कहूँ तो ये कितना के बराबर होगा, √R² प्लस ω²L², इतना के बराबर होगा। तो cos फाई कितना के बराबर होगा, अगर मैं इसको R इक्विवेलेंट कर रहा हूँ इस लाइन को, तो cos फाई बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो R है और हाइपोटेनियस कितना है, R इक्विवेलेंट, तो R/R इक्विवेलेंट। तो R/R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, √R² प्लस ω²L²। तो मैं R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ, √R² प्लस ω²L²। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन में ये चीज दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसको आप 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करते हैं, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, मतलब मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसको आप जो है 100 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करते हैं। कितना वोल्ट के बैटरी से,
100 वोल्ट की बैटरी से। मान लेता हूँ मैं इसका कैपेसिटेंस C है, तो कह रहा है इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर मैं उस एनर्जी को E कहूँ, स्टोर्ड एनर्जी को, तो उसका वैल्यू 1 जूल दिया हुआ है। कितना? तो 1 जूल। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और आपको उसमें स्टोर्ड एनर्जी बताना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हाफ CV² होता है पोटेंशियल, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो स्टोर इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ CV²। अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी है तो हाफ CV², तो हाफ CV² का वैल्यू कितना दे दिया है? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल दे दिया है हाफ CV² का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ C को C ही लिख सकता हूँ, और देखिए V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 जूल। तो यहाँ पर मैं V की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1, इतना ही होगा। तो देखिए C बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? C बराबर लिख सकता हूँ 1 ये 10 की पावर 4 बनेगा, ये गुना होकर क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4। तो मैं ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4, 1/10 की पावर 4। ये 2 नीचे है तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो गुने 2, तो ये कितना आ गया? 2 × 10 की पावर -4। और बताइए कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटर का फेरेड होता है, तो इतना फेरेड होगा, मतलब 2 × 10 की पावर -4 फेरेड होगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन जो है 2 × 10 की पावर -4 फेरेड है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है कि अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो आप बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड वायर से पास कर रहा है। तो देखिए करंट क्या होता है? किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा है तो इसी को क्या कहते हैं? करंट। मान लीजिए Q चार्ज पास कर रहा है प्रत्येक सेकंड, तो Q/1 क्या होगा? करंट होगा, है करंट होगा। तो Q करंट कितना के बराबर आ गया? Q के बराबर। Q क्या है? चार्ज पास्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि ये Q n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ मैं, प्रत्येक सेकंड जो है n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो बताइए I का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू कितना आ गया? 1 कूलम है। और आपको पता है कि मैं मान लेता हूँ कि n इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि प्रत्येक सेकंड वायर से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो ये n प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, अगर मैं इसको E कहूँ, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड पास कर रहा है तो 1 कूलम कितना के बराबर होगा? Ne के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज तो n इलेक्ट्रॉन पे Ne चार्ज, तो Ne के बराबर होगा। तो देखिए n कितना के बराबर होगा? 1/E के बराबर होगा। और बताइए E कितना के बराबर है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.6 × 10 की पावर -19। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कि 10 की पावर 19/1.6। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 × 10 की पावर 18/1.6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/16 × 10 की पावर 18। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 × 96, 440, 16 दूनी 32, 6.25 × 10 की पावर 18। 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक सेकंड इस वायर से पास कर रहा होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर मान के चलिए एक ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका डीके हो रहा है, तो मान लीजिए इनिशियली ये n0 था, तो किसी टाइम t के बाद, मान लीजिए t समय के बाद इसका संख्या जो है n0 से n0/2 हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। तो ये इस टाइम को कहेंगे क्या? तो देखिए सबसे पहली बात, किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन में अगर आपको वो समय, जिस समय में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का संख्या आधा हो जाए, उस समय को हाफ लाइफ कहते हैं उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए एक थीन प्रिज्म है, इसका एपेक्स एंगल ए दिया हुआ है। अगर प्रिज्म का ये वाला एंगल ए हो तो इसको एपेक्स एंगल कहते हैं। अगर ये ए दिया हुआ है और ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलिए n दिया हुआ है, तो कह रहा है डेविएशन इस, अगर मान के चलिए इसमें लाइट रे पास किया, ऐसे गया एक लाइट रे, और फिर जो है ये लाइट रे अपना रास्ता बदल के कुछ ऐसे चला गया। तो मान लीजिए ओरिजिनल पाथ इस लाइट रे का क्या था? ये था, लेकिन ये बदल के इधर चला गया। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये क्या है? थीन प्रिज्म है, ये बहुत ही छोटा है, 1 डिग्री 2 डिग्री इतना के आसपास होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो तो n - 1 ×
ए, एन यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल से ये प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, -1 इंटू ए क्या है, एपेक्स एंगल, ये 2 डिग्री 3 डिग्री इतना होता है, तो डेविएशन कितना होगा, इतना का डेविएशन होगा। अच्छा देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें 1 - n इंटू ए लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चा अगर ये सोचे कि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डेविएशन हमेशा हम पॉजिटिव के रूप में मेजर करते हैं, तो इस हिसाब से इसका तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एयर का वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और सारे मटेरियल का इससे ज़्यादा ही होता है, तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए जो है ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बात है सीखिए कि देखिए अगर मान के चलिए कोई चार्ज पार्टिकल है, चार चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है रखा हुआ, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Q4 है, और आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम के पास एनर्जी कितना है, इस सिस्टम के पास एनर्जी कितना है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए क्या रहा होगा कि ये जगह एक समय के लिए खाली रहा होगा, एक समय यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या किया होगा कि कोई आदमी आया होगा और कोई चार्ज पार्टिकल को किसी अनंत दूरी पे से यहाँ पर ला के रखा होगा इस Q1 को, फिर जो है कोई दूसरा आदमी होगा जो इस Q2 को चार्ज पार्टिकल को दिखे, तो इस Q1 यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0, जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पोटेंशियल क्या था इस पॉइंट पर 0, और ये चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे था तो वहाँ पर पोटेंशियल 0, तो जब ये यहाँ पर आया तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी इस Q1 का 0 था, क्योंकि जहाँ पर ये रखा हुआ था पहले से वहाँ पर तो पोटेंशियल था ही नहीं, तो उसके पास इनिशियल एनर्जी भी 0 था, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल मान के चलिए V है तो Q भी क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हुआ इसका, तो इनिशियली ये इनफाइनाइट पे था और इसको यहाँ पर लाए तो वहाँ पर भी पोटेंशियल, इनफाइनाइट पे भी पोटेंशियल 0 था और यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, यानी कि इसके पास एनर्जी कितना है, 0 है, यहाँ पर जब इसको लाए तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, 0। तो इसी तरह से लेकिन अब जब हम इनफाइनाइट पर से किसी इस Q2 को लेके आएंगे मान के चलिए, तो यहाँ पर बताइए इसके वजह से Q1 की वजह से यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, KQ1/R, तो R तो इनफाइनाइट है, KQ1/R, तो R तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इसका इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गया, Q1 की वजह से 0 हो गया, तो देखिए यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल 0 हो गया, इनिशियली 0 है, और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा कि मान लीजिए इसको हम R दूरी पर लेके आए, यहाँ से R दूरी पे लेके आए Q2 को, इस Q1 से R दूरी पर, तो बताइए इस पॉइंट पर इसके वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना है, KQ1/R है, तो यहाँ पर एनर्जी इसके पास कितना है, KQ1 Q2 पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर इस Q2 के पास कितना एनर्जी आ गया, KQ1 Q2/R, तो बताइए इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी आ गया भाई, इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ लाने में, इस सिस्टम को यहाँ पर इस दोनों चार्ज पार्टिकल को रखने में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, KQ1 Q2/R, इतना एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अगर ऐसे करके आपको 3 मान के चलिए, इसमें तो 2 दिया हुआ है, अगर मान के चलिए कोई Q3 भी ला के रखे इनफाइनाइट पे से, तो मान के चलिए यहाँ पर कोई Q3 लाया जो यहाँ से R2 दूरी पे है और यहाँ से R3 दूरी पे है, कोई इनफाइनाइट से तीसरे चार्ज पार्टिकल Q3 को ला के रखता है, तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट पे 0, Q2 की वजह से, Q1 की वजह से क्या होगा यहाँ पोटेंशियल 0, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस चार्ज पार्टिकल का 0 होगा, लेकिन जब इसको आप R3 पर लेकर आए तो R3 पर जो है Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, KQ1/R3 इतना होगा, और Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, KQ2/R2, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर, इस दोनों चार्ज की वजह से KQ1/R3 और KQ2/R2 इतना पोटेंशियल होगा, KQ2/R2 इतना पोटेंशियल होगा, तो इसके पास एनर्जी कितना होगा, KQ1 Q2 इतना पोटेंशियल इंटू चार्ज, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एक तो इतना प्लस में इतना, ये तो पहले स्टोर हुआ था, अब फिर जब इसको लाए तो इतना और स्टोर हुआ, तो नेट कितना स्टोर हुआ, इतना प्लस इतना, तो जब 3 आ जाए तो ऐसे करेंगे, फिर 4 आ जाएगा तो फिर तीनों की वजह से निकाल के करेंगे, तो इसी तरह से इसका मेथड यही होता है। तो लेकिन अपना जो सवाल है, इस सवाल में जो है केवल 2 चार्ज पार्टिकल है, कितना है, केवल 2 चार्ज पार्टिकल है, और उसकी वजह से एनर्जी निकालना है, स्टोर्ड एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, केवल 2 चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एक तो है +10 माइक्रोकूलम, मान लीजिए Q1 क्या है 10 माइक्रोकूलम, तो जब इसको इनफाइनाइट से ला के रखिएगा कहीं पे, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, 0 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा इसको ला के रखने में, 0। लेकिन अब जब ये रखा चुका है यहाँ पर, और तब आप एक इनफाइनाइट से दूसरा चार्ज पार्टिकल -10 माइक्रोकूलम को ला करके रखते हैं यहाँ पर, और ये कितना दूरी पर ला कर रखते हैं, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस
टू को रखते हैं जो कि -10 माइक्रोकूलम है, तो अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो देखिए इस पॉइंट पर इस चार्ज Q1 के वजह से जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर V1 है, तो V1 इंटू Q2 ही, तो V1 अगर इस Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है तो V1 इंटू Q2 ही तो स्टोर्ड एनर्जी होगा, है। तो V1 इंटू Q2 होगा, तो बताइए V1 क्या होगा, K Q1 अपॉन R, और R कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, तो मैं R लिख लेता हूँ, K Q1 अपॉन R और Q2, फिर इसको Q2 से गुना करना पड़ेगा, तो यही स्टोर्ड एनर्जी होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो बताइए K का तो वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9, Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 10 × 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरह से Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम, यानी कि -10 × 10 की पावर 6। तो K Q1 और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बताइए दूरी कितना है इस दोनों के बीच में, 40 सेंटीमीटर। इस दोनों के बीच में दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रखिएगा नहीं, मीटर में उसको कन्वर्ट करके रखिएगा। तो जब उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। तो कैलकुलेट कितना कर रहा था, कैलकुलेशन इस चीज़ का कैलकुलेशन करना था, K Q1 Q2 अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। K का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 और Q1 का वैल्यू 10 × 10 की पावर -6 और Q2 का वैल्यू 10 × 10 की पावर -6, ये माइनस के साथ। R का वैल्यू 0.4, ठीक है। देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 × ये -9 हो जाएगा, ये -9 × 10 की पावर 12, 12 में से 9 गया 3, 10 की पावर -3, फिर मतलब 9 2 11, 12, 10 की पावर -1 अपॉन 0.4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/10, मैं इसको लिख सकता हूँ 9/4, 9/4, -9/4, इतना जूल होगा इसका एनर्जी। तो -9/4 कितना होगा, -2.25 होगा, -2.25। देखिए कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस है, इसका इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और ये जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलिए N2 है, और जिस में रखा हुआ है, जहाँ पर रखा हुआ है, जो इसका सराउंडिंग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलिए N1 है। तो इसका जो है, अगर आपको इसका फोकल लेंथ का बात करेंगे इस लेंस का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f N2/N1। यहाँ पर N2 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का, N2/N1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको अगर इस लेंस को अगर कन्वर्जिंग होना है तो क्या होना पड़ेगा, फोकस को पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखिए अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर लाइट रे आप गिरा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सब जाके कन्वर्ज हो रहा है, तो मतलब कन्वर्ज दूसरी तरफ जाके होगा, हैं कन्वर्ज होगा, इसका मतलब सामने जाके मिलेगा ना, कहीं न कहीं ये सारा रे मिलेगा। तो जब मिलेगा तो इसका फोकल लेंथ यहाँ से आप मेजर कीजिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा हो तो ये कन्वर्जिंग होगा, अगर फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा हो तो ये डाइवर्जिंग होगा। तो देखिए N2 जो दिया हुआ है वो N2 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है इस सवाल में 1.5, और N1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.33। तो देखिए जब आप N2/N1 निकालेंगे तो वो 1 से ज़्यादा आएगा, और 1 से ज़्यादा की चीज़ में अगर 1 माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, और ये टर्म तो पॉजिटिव होता ही है, क्यों इस केस में ये टर्म पॉजिटिव होगा ही। तो देखिए तो जब ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और देखिए कोई अगर इतना नहीं करना चाहता है तो वो डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकता है कि देखिए जब लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस को हवा में रखते हैं तो क्या करता है, वो कन्वेक्स लेंस एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है वैक्यूम में, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 है, मतलब और जो है वैक्यूम से हर चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज़्यादा ही होता है, तो लेंस का भी ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब लेंस का 1.5 और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो लेंस का जब ज़्यादा है और वैक्यूम का कम है तो उस समय जो है जिसमें रखे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर n को हम 1.33 ले रहे हैं सराउंडिंग को, तो वो भी तो इससे कम है, इसीलिए कन्वर्जिंग ही होगा। तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ससेप्टिबिलिटी किस टर्म को कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ ससेप्टिबिलिटी कहते हैं किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई किए, तो अगर इस B को आप μ0 से डिवाइड दे दीजिएगा तो एक टर्म नया टर्म डिफाइन होता है H, जिसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए
इस एच के अप्लाई करने की वजह से इसका डोमेन ओरिएंट होगा अंदर में इस डायरेक्शन में, और ओरिएंट होके डोमेन इसका ओरिएंट होगा इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इस डायरेक्शन में। पूरी तरह से नहीं ओरिएंट हो पाएगा लेकिन पार्शियली इस तरह से ओरिएंट होगा, और अंदर में जो है मान के चलिए आई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। आई वेक्टर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में डेवलप होगा? आई। तो कहा गया कि ससेप्टिबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया कि अगर मैं इस जो मैं एच अप्लाई किया हूँ उसको मैं अगर किसी एक कैपिटल एक्स से गुना कर देता हूँ, तो इतना एक्स से गुना करूँ ताकि ये आई के बराबर आ जाए, तो इसी एक्स को क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए जब आप एच बढ़ाइएगा तो आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हैं? तो जब आप एच बढ़ाइएगा तो आई बढ़ेगा, यानी कि एच के बढ़ाने से आई बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पर जो है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एच बढ़ाइएगा तो आई बढ़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी एक्स बढ़ेगा, एक्स तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है जीरो, अगर एक्स जीरो होगा तो आई तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन ये होता नहीं है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो आई तो जीरो होता नहीं है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। इसका मतलब एक्स जीरो नहीं है, इन्फाइनाइट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट थोड़ी होता है चीज़ की अनंत बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, इतना भी नहीं होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ही होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो देखिए ये तीनों गलत हो गया, इसीलिए ये सही हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि ये तीनों हमेशा गलत है। ये भी गलत है, ये कांस्टेंट होता नहीं है। आप जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा कि डोमेन जो है आपस में तेजी में मूव करने लगेगा। जब तेजी में मूव करने लगेगा तो ये जो डोमेन्स है वो अच्छे से ओरिएंट नहीं हो पाएंगे। जब ये ओरिएंट नहीं हो पाएंगे अच्छे से तो आई बढ़िया नहीं बनेगा। अंदर में जो डेवलप्ड फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होगी। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इस आई का मैग्नीट्यूड कम हो जा रहा है एच फिक्स रखने पर भी। इसका मतलब क्या है? एक्स घट रहा है। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये एक्स, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो एक्स घटेगा। लेकिन इसमें जो देखिए बता रखा है कांस्टेंट, तो ये आपको ऐसे सोचना है कि अगर ये तीनों गलत है इसीलिए ये सही है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन हमेशा ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक फोटोन है, मान लीजिए ये फोटोन का पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल ये फोटोन है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके पास कितना एनर्जी होगा? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है कि अगर किसी फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा हो तो उसके पास जो एनर्जी होता है hc/λ होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हमारे पास जो मतलब क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें गलत प्रिंट है, इसीलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है। तो इसीलिए हम जो है 11 नंबर सवाल को छोड़ करके सीधा 12 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान के चलिए, देखिए सबसे पहली बात फॉर्मूला ही है कि अगर कोई रेसिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज भी लगा दिया आप, तो इसमें जो पावर डेवलप होगा, पावर क्या होता है? प्रत्येक सेकंड इस रेसिस्टेंस को मान लीजिए आर है इसका रेसिस्टेंस, तो इसमें कितना एनर्जी यूज हो रहा है प्रत्येक सेकंड रेसिस्टेंस में एज ए हीट, उसी को पावर कहते हैं कि प्रत्येक सेकंड कितना एनर्जी खर्च हो रहा है। तो प्रत्येक सेकंड जो एनर्जी खर्च होता है वोल्टेज के टर्म में वो v² होता है किसी भी रेसिस्टेंस में, v² प्रत्येक सेकंड। लेकिन अगर इस रेसिस्टेंस में मान लीजिए आपको वोल्टेज नहीं दिया हो इसके क्रॉस कितना है, लेकिन ये दिया हो कि इसमें जो करंट बह रहा है वो आई बह रहा है, तो इसमें जो पावर डेवलप होगा प्रत्येक सेकंड जो एनर्जी एज ए हीट में चेंज होगा वो होता है, उसको पावर कहेंगे, और वो होता है I² के बराबर। तो देखिए तो इसमें यही पूछ रहा है कि तो एक फार्मूला करंट के टर्म में I² है और एक फार्मूला वोल्टेज के टर्म में v² है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है v²। तो देखिए पावर क्या होगा इस रेसिस्टेंस में? v² होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फार्मूला है। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक डायपोल है, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर। तो डायपोल 2 चार्ज से बना रहता है, एक -q और एक +q। इससे एक डायपोल बना हुआ रहता है अगर ये बहुत कम दूरी पर रखा हो। तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है बताइए? माइनस से प्लस की ओर, तो इस तरफ डायरेक्शन होगा। डायपोल का वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर होगा। तो अगर ये डायपोल का अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से कोई पॉइंट r दूरी पर है, क्या है? r दूरी पर है और थीटा एंगल पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर r ये होगा। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये r वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, इस पर अगर आपको डायपोल की वजह से पोटेंशियल लिखना हो तो उस पोटेंशियल को अगर मैं v कहूँ तो वो v बराबर होता है k P वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r3, ठीक है। r क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर r वेक्टर है। तो देखिए कह रहा है कि तो अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा? तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? इसके ठीक बाइसेक्टर पे, कथी पे? इसके एंगल बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इस डायपोल के। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट P होगा तो इसका अगर r वेक्टर ये होगा
तो बताइए डायपोल के वेक्टर और पी वेक्टर, ये तो पी वेक्टर है, ये क्या है डायपोल का वेक्टर पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा इस पॉइंट के लिए तो क्या लिखिएगा के पी आर, और अगर पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा लिखिएगा, के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू का थीटा की जगह पर आप क्या लिखिएगा कॉस 90 डिग्री, और जब ये कॉस 90 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो पूरा का पूरा तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है डायपोल की वजह से जीरो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, इसमें कह रहा है द वर्किंग ऑफ ए डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो डायनमो एक डिवाइस होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मान लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, याद होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस प्रिंसिपल पे ये डायनमो काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे कुछ ही चीज़ें हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर में इस तरह के कुछ सवाल आएंगे, अगर आप उसको याद कर लेते हो तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो भी सवाल है वो सारा आपका कवर हो जाएगा, और इससे कम से कम 2-3 आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि देखिए मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि किसी वेव को आपको मॉड्यूलेट करना है, मान के चलिए इस वेव को मॉड्यूलेट करना है, और इस वेव को मॉड्यूलेट करने के लिए मैं इस वेव का सहायता लेता हूँ, तो ये इस वेव को मैं क्या कहूँगा कैरियर वेव, इसको मैं क्या कहूँगा कैरियर वेव, और इसके एम्पलीट्यूड को मैं AC बोलूँगा, क्या बोलूँगा, और इसको अगर मॉड्यूलेट करना है, इस पर चढ़ा के इसको मॉड्यूलेट करना है, तो इसको क्या कहिएगा मॉड्यूलेटिंग वेव, क्या कहिएगा मॉड्यूलेटिंग वेव या सिग्नल, तो वेव तो सिग्नल ही होता है, तो मॉड्यूलेटिंग वेव, इसको क्या कहिएगा मॉड्यूलेटिंग वेव या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसके एम्पलीट्यूड को आप AM कह दीजिए। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो बराबर होता है AM/AC के। तो आपको अगर AM का वैल्यू दे दे और AC का वैल्यू दे दे तो आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पूछ सकता है, तो इतना का बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, AC हमेशा ज़्यादा होता है AM से। ठीक है, तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है हमेशा मॉड्यूलेटिंग वेव से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि द सोलर स्पेक्ट्रम इज, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं एक ही ऑप्शन लिखा हूँ क्योंकि यही करेक्ट है, बाकी ज़रूरत नहीं है, याद रहना चाहिए चीज़ वैसे। तो देखिए सोलर स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें सारे वेवलेंथ जो है अवेलेबल हो। तो आपको पता है कि जो सूर्य से निकलने वाली रोशनी होती है उसमें सब वेवलेंथ अवेलेबल होता है, अल्ट्रा वायलेट से लेकर के R UV X गामा से, मतलब जो है सारा वेवलेंथ अवेलेबल होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम भी है तो 1.1 भी है, 1.001 भी है, मतलब सब है। मतलब क्या इसमें जो है सारा स्पेक्ट्रम अवेलेबल रहता है, सारे वेवलेंथ का लाइट अवेलेबल रहता है। तो सारे वेवलेंथ का लाइट अगर किसी स्पेक्ट्रम में अवेलेबल हो तो उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। इसमें पूछ क्या रहा है कि चार्ज डेंसिटी का जो है, चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो बताइए चार्ज डेंसिटी होता क्या है कि प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज प्रत्येक वॉल्यूम में, प्रत्येक मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है उसी को क्या कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताइए मान के चलिए Q कूलम जो है प्रत्येक इस मतलब V वॉल्यूम में उपलब्ध है, V मीटर क्यूब में उपलब्ध है इतना Q चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अगर मैं रो कहूँ तो Q कूलम अपॉन V मीटर क्यूब, तो ये तो Q अपॉन C यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये C अपॉन मीटर क्यूब क्या हो जाएगा CM⁻³ देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा इसमें चार्ज डेंसिटी नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर सरफेस होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, तो बताइए किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज होगा तो सरफेस उसके एरिया पे चार्ज होगा, तो प्रत्येक मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, अगर इस मान के चलिए इस पे इस डिस्क पे Q चार्ज है और इसका एरिया A है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा Q अपॉन A, यानी कि Q कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन मीटर के स्क्वायर क्या होता है कूलम m⁻²। तो जो इसका जो है A ऑप्शन में दिया हुआ है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, तो A जो है करेक्ट होगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो गया कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है, क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। तो इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि मान के चलिए r डिस्टेंस पर जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि वेव फ्रंट क्या होता है, उस सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए। बहुत सारा वेव निकलेगा, मान के चलिए ये वेव निकला, ये वेव निकला, ये वेव निकला, ये वेव निकला। एक पॉइंट सोर्स से जो है चारों तरफ निकलेगा, एक वेव चारों तरफ वेव निकलेगा। तो उस चारों जगह मान के चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है। इस वेव का ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम फेज में कब होगा, जब ये सारा पॉइंट सेम दूरी पर हो। तो इस सारे पॉइंट को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, जो सेम फेज पर है, ये वो सारा पॉइंट जो सेम फेज पर है उसको मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, जो आपके पास क्लोज्ड शेप आएगा उसी को क्या कहते हैं, मतलब उसको कहते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का शेप। तो बताइए इसका जो पॉइंट सोर्स है इसके चारों तरफ जो है आर दूरी पे बाहर भी होगा एक, मतलब आर दूरी पर पॉइंट जो सेम फेज में होगा। तो सारे पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, पॉइंट सोर्स की वजह से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वहां पर वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। इसमें कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज। तो देखिए जो आइडियल एमीटर होता है ना उसका रेसिस्टेंस लगभग जीरो होता है। तो आप इसके एक ऑप्शन में जीरो दिए हुआ है तो आप इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन देखिए जीरो क्यों होता है, किसी भी आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो क्यों होता है, जीरो क्यों, लगभग जीरो क्यों होता है। देखिए एक सर्किट है, मान लीजिए इसमें रेसिस्टेंस आर लगा हुआ है और इस रेसिस्टेंस से मान लीजिए आई करंट पास कर रहा है। तो इस आई करंट को मेजर करने के लिए ये रेसिस्टेंस एक बैटरी से लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है और इसका रेसिस्टेंस आर है। तो अगर आपको इस आई को मेजर करना है तो इसमें आम मीटर लगाए। तो मान के चलिए अगर आम मीटर का रेसिस्टेंस कुछ होगा, मान के चलिए कुछ है आर है, तो क्या होगा, करंट अगर आम मीटर का रेसिस्टेंस अगर जीरो होता तो करंट इसमें जो बहता वो आई बराबर ई अपॉन आर बहता। तो इस समय एग्जैक्ट करंट जो है, एग्जैक्ट करंट का मेजरमेंट होता। लेकिन जब इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा आम मीटर का तो क्या होगा, करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इस सर्किट का आर प्लस आर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसीलिए एक्यूरेट अगर मेजरमेंट चाहिए हमको तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो होना चाहिए। इसीलिए आइडियल एमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, इसीलिए इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यही इसलिए जीरो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है जिसका पावर है 60 वाट, एक दूसरा बल्ब है जिसका पावर है 60 वाट। तो आपसे जो पूछ रहा है कि अगर इस दोनों बल्ब को मैं सीरीज में जोड़ दूं तो इस पूरे सिस्टम का पावर, नेट पावर कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर आपको ये पावर 60 और 40 बता रखा है दो बल्ब का, तो मान लीजिए पहला बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है जिसका पावर क्या है 60 वाट है। तो इसका जो पावर बताया होगा एक किसी बैटरी ई के लिए बताया होगा, किसके लिए, बैटरी ई के लिए। तो मान लीजिए ई स्क्वायर बाय R1 क्या होगा, 60 के बराबर होगा हैं। और इस R2 का भी जो बताया होगा ना आपको पावर 40 वाट, वो भी आपको ई वोल्टेज के लिए बताया होगा। तो ई स्क्वायर बाय R2 नहीं तो सवाल बनाया नहीं जा सकता, ये भी 40 वाट होगा, ठीक है। तो आप जब इस दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिएगा और फिर जो है ई वोल्टेज इसमें सप्लाई कीजिएगा, क्या चीज़, ई वोल्टेज। तो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो इसमें पावर कितना जनरेट होगा बताइए, पावर जो जनरेट होगा वो ई स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 जनरेट होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 1 अपॉन R1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 अपॉन ई स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ। और बताइए ई स्क्वायर अपॉन R1 का वैल्यू 60 है तो R1 अपॉन ई स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन 60 होगा। इसी तरह से R2 अपॉन ई स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन 40 होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 24 आ जाएगा, यानी कि 24 वाट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो देखिए अब जो है मैं 21 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मान लीजिए ये इस पॉइंट पर जो है फिक्स किया हुआ है, मतलब रोटेट कर सकता है इस पॉइंट के बाद, और इस पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो बी कर रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर अगर मैं एम वेक्टर कहूँ इस मैग्नेटिक नीडल का, तो वो ये होगा। तो इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टॉर्क कितना लगेगा इस मैग्नेटिक नीडल पे, तो टॉर्क जो लगेगा वो एम क्रॉस बी लगेगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये एम है तो एम क्रॉस बी लगेगा। तो ये थीटा मान लीजिए बहुत छोटा है,
तो पहली बात तो ये m क्रॉस b का वैल्यू क्या होगा, एम बी साइन थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो बताइए टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टाइप का फोर्स होगा, ऐसे चम करेगा ना, इसको आप ऐसे थोड़ा सा थीटा ऊपर करके छोड़ दीजिएगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसको आप टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा। तो मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका इसका जो है ये क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है। तो ये आई अल्फा कितना के बराबर होगा, माइनस एम बी थीटा के बराबर होगा। तो अल्फा कितना के बराबर होगा, माइनस एम बी थीटा अपॉन आई के बराबर होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा माइनस एम बी थीटा अपॉन आई के बराबर होगा। इस माइनस से माइनस कटा, थीटा से थीटा कटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना के बराबर आ गया, एम बी अपॉन आई के बराबर आ गया। तो ओमेगा ही तो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं अगर ओमेगा को एन लिख दूँ तो एन स्क्वायर कितना के बराबर आ गया, एम बी अपॉन आई। तो अगर एम अपॉन आई को मैं कांस्टेंट मान लूँ के बी, तो एन स्क्वायर जो है क्या आ गया, के बी के बराबर आ गया। यानी कि एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी एच के है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एन स्क्वायर बी एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उसका 3 फार्मूला होता है। तो इसमें से जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है उस 3 फार्मूला में से एक फार्मूला ये भी है, तो केवल ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले छोटा छोटा बात देखते हैं, एक छोटा बात देखते हैं कि मान लीजिए ये एक कॉइल है, क्या है, ये एक कॉइल है, इसमें n टर्न है, कितना है, n टर्न है, और इसके प्रत्येक टर्न से मान लेता हूँ मैं जो फ्लक्स पास कर रहा है वो 5 फ्लक्स पास कर रहा है प्रत्येक टर्न से। तो बताइए इसके टोटल n टर्न से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, n फाई है। तो अगर आपको EMF लिखना है और इसको मैं फाई टोटल कर देता हूँ, फाई टी, तो अगर इसमें कितना EMF डेवलप हुआ इस कॉइल में, अगर ये आपको निकालना है तो आप लिखिएगा माइनस ऑफ डी फाई टोटल अपॉन डी टी। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर किसको होता है, किसको कहते हैं। देखिए एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक कॉइल होता है प्राइमरी और एक कॉइल होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल अगर इसमें देखिए क्या होता है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जितना वोल्टेज आप सप्लाई दिए प्राइमरी में जितना वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज क्या है, EMF। प्राइमरी में अगर EMF मान लीजिए EP है और सेकेंडरी में EMF ES है, तो अगर ES ग्रेटर देन EP आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो बताइए ES कितना के बराबर होगा। अगर इसमें मान लेता हूँ मैं टर्न N2 है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें इसके प्रत्येक टर्न से फ्लक्स जो है डी फाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर डी फाई बाई डी टी है, तो इसके भी फ्लक्स से उतना ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो सेकेंडरी में जो है EMF कितना के बराबर लिखिएगा, N2 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सेकेंडरी में, माइनस N2, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रत्येक टर्न से अगर डी फाई बाई डी टी है तो इसको क्या लिखिएगा, डी फाई ओवर डी टी, N2 डी फाई ओवर डी टी। तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, माइनस ऑफ N1 डी फाई ओवर डी टी से। तो डी फाई ओवर डी टी से डी फाई ओवर डी टी कटा, माइनस से माइनस कटा, तो क्या हो गया, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो N2 को जो है ग्रेटर देन N1, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यहाँ पर मॉड लगा लूँ यहाँ पर, तो N2 जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। मतलब सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्ट में, तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है।